हेलो क्लास, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विचारधारा का ही एक टाइप है आदर्शवाद। इसके अलावा और भी विचारधाराएं हैं जैसे कि आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है आदर्शवाद, जिसको आप आइडियलिज़्म भी बोलते हैं। तो आदर्शवादी विचारधारा जो है वो सबसे कहते हैं कि प्राचीनतम विचारधारा है। और इसकी जो शुरुआत है या इसको जो करने की किसी ने स्टार्ट करने का सोचा तो वो सुकरात हैं, लेकिन उन्होंने बस इसकी शुरुआत ही करी। ठीक है, लेकिन जो इनके शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने क्या किया, इसको व्यवस्थित ढंग से सिस्टमैटिकली वे में इसको आगे बढ़ाया। इसीलिए हम प्लेटो को जो है आदर्शवादी विचारधारा के जनक कहा जाता है इनको। ठीक। और आदर्शवादी विचारधारा जो है उसको इंग्लिश में आइडियलिज़्म बोलते हैं, जो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज़्म। ठीक, आइडिया का मतलब है विचार और इज़्म का मतलब होता है वाद। ठीक है, तो आइडियलिज़्म का मतलब क्या हुआ, विचारवाद। ठीक, तो इसीलिए इस आदर्शवादी विचारधारा को अन्य और नाम से जाना जाता है, वो है विचारवाद, या फिर आप कहीं कहीं इसको प्रत्ययवाद भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि इसका नाम क्योंकि इसका नाम विचारवाद है, इसीलिए ये विचार केंद्रित सत्ता कही जाती है, आदर्शवाद। ठीक है, विचारों पर ज़्यादा जो है वो फोकस करता है, बजाय कि वस्तु या किसी भी जड़ वाली जो चीज़ होती हैं उन पर। ठीक, अब प्लेटो ने इसको जो है सिस्टमैटिकली वे में आगे बढ़ाया, तो इनकी एक बुक है थ्योरी ऑफ आइडिया। इसी से ही आदर्शवादी प्रक्रिया का जन्म हुआ और इसी वजह से ही हम प्लेटो को आदर्शवाद के जनक जो है के नाम से पुकारते हैं। अब जो आदर्शवादी विचारधारा है वो इसके कुछ दर्शन हैं। दर्शन मतलब ये 3 तरीके के दर्शन में बिलीव करता है। एक है तत्व मीमांसा, दूसरा है इसका ज्ञान मीमांसा और तीसरा है आचार मीमांसा। ठीक, अब तत्व मीमांसा क्या है आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद की जो तत्व मीमांसा है वो दो चीज़ों पर इसकी तत्व मीमांसा जो है वो बात करती है। एक है वस्तु जगत और दूसरा है विचार जगत। ठीक है, इसकी जो तत्व मीमांसा है वो वस्तु जगत है और विचार जगत है, लेकिन ये वस्तु जगत के कंपैरिजन में विचार जगत को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देता है। दूसरी है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा इसकी क्या है कि ये ज्ञान, तर्क और बुद्धि का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, और ये बोलते हैं कि जो सत्य ज्ञान वही है जो विचार केंद्रित है। ठीक है, वो कहते हैं कि वही ट्रुथ है, वही चीज़, जो नॉलेज जो है वही सत्य है जो विचारों पर आधारित है, अर्थात विचार केंद्रित है। और तीसरा इसमें बोला गया आचार मीमांसा, तो इसकी आदर्शवादी की आचार मीमांसा जो है वो आत्मानुभूति की प्राप्ति है। तो आत्मानुभूति कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आध्यात्मिकता के द्वारा, या आध्यात्मिकता को अपनाकर हम जो है आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो है 3 इसकी मीमांसा हैं और अलग अलग जो है चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। अब इससे पहले मैं कुछ और आपको चीज़ें बता देती हूँ कि हम आदर्शवाद जो है, अगर हम ये कहा जाए इसकी विशेषता क्या है, तो आप इसको अलग अलग वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट के आधारों पर। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आदर्शवाद को डिफ़ाइन कीजिए, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उनके बेसिस पे जो है आप इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य। एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आदर्शवादी जो विचारक हैं या विचारधारा है वो शिक्षा के उद्देश्यों को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। ठीक है, आदर्शवादी विचारधारा, और ये भी कहा जाता है कि आदर्शवादी विचारधाराओं की प्रमुख देन जो है वो शिक्षा के उद्देश्य ही हैं। तो इन्होंने बताया कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है पॉइंट आत्मानुभूति का विकास। ठीक, दूसरा है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, तीसरा है बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन, नेक्स्ट है अनेकता में एकता का दर्शन, नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति का विकास, नेक्स्ट है वास्तु लिखा हुआ है, सॉरी, इसको वस्तु पढ़ लीजिएगा आप, वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व, और नेक्स्ट है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। ठीक, तो आप इसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि
इन्होंने कहा कि आदर्शवादी विचारकों के अनुसार उन्होंने कहा कि एक शिक्षा जो है उसके द्वारा हम इन उद्देश्यों की जो है प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि आत्मानुभूति का विकास कैसे कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि एक मनुष्य जो है अपनी आत्मानुभूति का विकास कर सकता है, सेल्फ रियलाइज़ कर सकता है, कैसे? आध्यात्मिकता के द्वारा। नेक्स्ट है उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा हम आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक मूल्य उन्होंने जो है लाइन बात की है उन्होंने, वो है सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों का विकास करने की इन्होंने बात की है। ठीक। और नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन। तो ये तो सिंपल सा आपको पता ही है कि शिक्षा के द्वारा हम एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी को उभारते हैं या उसकी पर्सनालिटी को एक प्रॉपरली वे में जो है डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो अनेकता में एकता के दर्शन। तो जो आदर्शवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि अनेकता में एकता का दर्शन भी कहा जाता है इस आदर्शवाद को। ठीक। तो आप इसको चीज़ को याद रखिएगा कि अगर कभी ये आए कि अनेकता में एकता का दर्शन किस विचारधारा को कहा जाता है, तो वो है आदर्शवादी विचारधारा। तो आदर्शवादी विचारधारा जो है वो अनेकता में एकता का दर्शन जो है तो वो कहते हैं कि इसकी प्राप्ति हम सत्यम शिवम सुंदरम जो है उसके द्वारा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति का विकास। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आप जब एजुकेशन के थ्रू हम अपनी सभ्यता और हमारी संस्कृति हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसको आगे जो है नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन के द्वारा हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तु की अपेक्षा विचारों पर महत्व। तो ये तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि इसकी जो तत्व मीमांसा है वो दोनों चीज़ों की बात करती है, वस्तु जगत की भी और विचार जगत की भी। लेकिन ये वस्तु जगत के कंपैरिजन में विचार जगत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए इसका नाम विचार जगत भी है। नेक्स्ट है लास्ट, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। तो आदर्शवादी विचारधारा जो है वो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं। ठीक है। वो मनुष्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय कि प्रकृति या जड़ के। ठीक। तो ये जो जड़ और प्रकृति की बात जो है वो प्रकृतिवाद में कहा गया है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो जड़ प्रकृति मीन्स कि जो प्रकृति है उसके कंपैरिजन में वो मनुष्य जो है मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है एक बुद्धिपूर्ण और विवेकशील प्राणी है और मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं अपनी बुद्धि के आधार पर। ठीक। तो इसीलिए वो मनुष्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये उद्देश्य हैं इनके जो इनके द्वारा दिए गए। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि आदर्शवादी विचारधारा के सबसे बड़ी देन क्या है, तो सबसे बड़ी देन उनकी शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो आदर्शवादी जो हैं वो आध्यात्मिकता पर ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है। आध्यात्मिकता पर बल वो इसीलिए देते हैं ताकि व्यक्ति जो है आत्मानुभूति कर सके। तो उसी प्रकार से ही उनका पाठ्यक्रम भी है। ठीक। तो एक प्लेटो जो है उन्होंने कहा कि ईश्वरीय प्राप्ति या आध्यात्मिक सुख की मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होना चाहिए और ताकि व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो उन्होंने पाठ्यक्रम को 3 क्रियाओं में विभाजित किया। ठीक है। वो 3 क्रियाएं कौन सी हैं? पहला है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मीन्स बौद्धिक क्रियाएं, दूसरा है कलात्मक क्रियाएं मीन्स एस्थेटिक एक्टिविटी, और थर्ड है नैतिक क्रियाएं मीन्स मॉरल एक्टिविटी। तो बौद्धिक क्रियाएं या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में उन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए प्लेटो ने, जैसे भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान। ये सब जो सब्जेक्ट हैं वो बौद्धिक क्रियाओं का विकास करते हैं। और कलात्मक क्रियाएं मीन्स एस्थेटिक एक्टिविटी में उन्होंने कला, संगीत और कविता इस तरीके के सब्जेक्ट को इंक्लूड किया। और थर्ड जो नैतिक क्रियाएं हैं मीन्स मॉरल एक्टिविटी में उन्होंने धर्म, नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र को इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से आदर्शवादियों ने अपना पाठ्यक्रम दिया और उनका जो पाठ्यक्रम है वो आध्यात्मिक केंद्रित है या हम आध्यात्मिकता पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ। ठीक है। तो शिक्षण विधियों मैं आपको यहाँ एक बात बता देती हूँ कि शिक्षण, अगर ये कहा जाए कि शिक्षण विधियाँ किसकी देन है, तो वो प्रकृतिवादियों की देन है।
आदर्शवादियों का इतना योगदान शिक्षण विधियों में नहीं है। ये लोग इन्होंने अपना उद्देश्य जो है शिक्षा के यही जो है दिया है। तो ये जो विचारधारा है, आदर्शवादी विचारधारा, वो इस बात पे बल देती है कि ये जो शिक्षण विधियाँ हैं ये उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, तथा इसके साथ ये बालक की रुचि, योग्यता और आयु के निर्धारण के इसके निर्धारण में, शिक्षण विधियों के निर्धारण में बालक की आयु, रुचि और योग्यता, इन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकी जो ज़्यादा इनका जो क्या बोलते हैं हम कि योगदान जो है वो शिक्षण विधियों में नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ शिक्षण विधियाँ हैं जिसमें जो ये बात करते हैं, जैसे प्रश्न विधि, संवाद विधि, निगमन आगमन विधि, वाद विवाद विधि, निर्देशन विधि, तर्क विधि, खेल विधि और अभ्यास और आवृत्ति विधि, ठीक है। इसके अलावा आदर्शवादी विचारक कहानी विधि, व्याख्यान विधि और नाटक विधि पर भी बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवादी दर्शन यह मानता है कि बच्चे को पूर्णतः स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु उस पर कुछ अंकुश जो है रखा जाना चाहिए, जिससे वह अनुशासनबद्ध रह सके, और इसके लिए शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। शिक्षक के द्वारा बालक के अंदर आत्मानुशासन की भावना उत्पन्न की जाती है, ठीक है। एक तो ये अनुशासन की बात करते हैं और वो कहते हैं आत्मानुशासन बालक में कब आ सकता है, शिक्षकों के द्वारा। और दूसरा इन्होंने कहा अनुशासन वह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, चूँकि बालक का पूर्ण विकास अनुशासित जीवन पर ही निर्भर करता है और इसी के द्वारा बालक आत्मानुभूति की प्राप्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा आदर्शवाद दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं, वह प्रेरित अनुशासन का सपोर्ट करते हैं जिससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जा सके, इसलिए वो प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में जो है हैं, ठीक। तो अगर ऑल ओवर आपको कहा जाए कि आदर्शवादी किस तरीके के अनुशासन पर बल देते हैं, तो वो एक तो प्रभावात्मक अनुशासन, जिसमें वो टीचर को का अगर चरित्र बहुत अच्छा होगा, वो अनुशासित होगा, तो उससे उसका प्रभाव उन पर बच्चों पर पड़ेगा, तो वो खुद ही जो है अनुशासन में रहना सीख जाएंगे। और दूसरा है स्व अनुशासन, ठीक है। तो दो ही अनुशासन की बात की है इन्होंने, स्व अनुशासन और प्रभावात्मक अनुशासन। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद और विद्यालय, ठीक है। आदर्शवाद जो है वो विद्यालय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। वो मानते हैं कि इस विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके अनुसार बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण तरीके से विकास किया जा सके एक विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत। और विद्यालय में उपस्थित शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेंगे, ठीक। तो एक बच्चे को अनुशासित बनाने के लिए, चाहे फिर हम ये कहें कि उसके सर्वांगीण उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए एक स्थान जो है ज़रूरी है, वो स्थान क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय की इम्पोर्टेंस को ये देते हैं, बताते हैं कि विद्यालय जो है स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्थान रखता है एक बच्चे के विकास में। नेक्स्ट है आदर्शवाद व शिक्षक। तो आदर्शवादी जो है एक ऐसी विचारधारा है जो शिक्षक को बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी शिक्षा जो है का केंद्र बिंदु जो है वो शिक्षक है, ठीक। शिक्षक केंद्रित दर्शन भी कहा जाता है इसको, और शिक्षक के माध्यम से ही छात्र आत्मानुभूति कर सकता है, ठीक। इसके अलावा इस विचारधारा में क्या कहा गया कि जब बच्चा जो है शिक्षक के सामने आता है तो गुरु शिष्य से कहता है कि तुम ही सब कुछ हो, ठीक है। और जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है शिष्य, तो शिष्य जो कहता है वो है अहम ब्रह्मास्मि, मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक। तो शिक्षक की बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पोजीशन उन्होंने बताई है, और कहा है कि एक शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक की बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही एक हम छात्र में अनुशासन प्लस उसका सर्वांगीण विकास प्लस जो आदर्शवाद की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आत्मानुभूति, उसकी प्राप्ति जो है की जा सकती है, ठीक। यह दार्शनिक विचारधारा यह मानकर चलती है कि बालक के विकास हेतु उपयुक्त सामाजिक वातावरण एवं शिक्षक का सही मार्गदर्शन आवश्यक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इस विचारधारा को शिक्षक केंद्रित विचारधारा भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद व बालक, ठीक। तो आदर्शवादी जो है वो बालक को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी कि वो शिक्षक को देते हैं। उन्होंने शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया है, प्राथमिक स्थान दिया है, जबकि वो बालक को गौड़ स्थान देते हैं, सेकेंडरी पोजीशन पर जो है बालक को रखते हैं।
उन्होंने कहा कि आदर्शवाद में बालक को शिक्षक प्रक्रिया का मुख्य बिंदु नहीं मानते। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में भाव, विचारों और आदर्शों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इनको प्रदान करने के माध्यम के रूप में वे अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, वे बालक को गौण स्थान देते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ कि ये जो पूरी आदर्शवाद प्रक्रिया है, ये विचारों, भावों और आदर्शों पर आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ निकल कर आई यहाँ पर कि विचार, भाव और आदर्शों को प्रदान करने के लिए एक ही माध्यम है, वो है शिक्षक। तो इसीलिए शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान है और बालक को गौण स्थान है। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ कि सुकरात जो है, सुकरात की जो नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम उनके शिष्य जो है प्लेटो ने किया, जिसको आदर्शवादी विचारधारा के रूप में आप देख सकते हो। अब आगे प्लेटो के ही शिष्य हैं अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक, तो अरस्तु जो है वो आध्यात्मिकता का माना उन्होंने कॉन्सेप्ट, जो आदर्शवादी जिस पर पूरा विश्वास करता है, आध्यात्मिकता, अनुभूति, आत्मानुभूति, इसको वो मानते हैं अरस्तु। परंतु उन्होंने क्या किया, आध्यात्मिकता के साथ उन्होंने उसमें साइंस को भी जोड़ दिया, विज्ञान को भी जोड़ दिया। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने आध्यात्मिकता को विज्ञान के साथ जोड़ा तो नया दर्शन जो है उसने जो है नया दर्शन का रूप धारण कर लिया और वो दर्शन कहलाया यथार्थवाद, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।